नमस्कार। कुछ पाना है तो ख्वाब पालो, कुछ पाना है तो ख्वाब पालो, करना कुछ भी नहीं है बस किताब उठा लो। आज इस टॉक शो में, डॉक्टर शक्ति टॉक्स में, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ऐसी शख्सियत से, ऐसे व्यक्तित्व से जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। और आपको मालूम है कि मैं अपने शो में अक्सर ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जो आपको प्रेरणा देकर जाएं, आपको कुछ सिखा कर जाएं, आपको कुछ बता कर जाएं। तो हमारे बीच जो बैठे हैं वो डॉक्टर गुंजन पुरोहित बैठे हैं। और डॉक्टर गुंजन पुरोहित एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके विषय में हम अभी जानेंगे, अभी हमें पता लगेगा इस उनसे वार्ता करके। और आप डीएवी कॉलेज में, डीएवी पीजी कॉलेज में फिजिक्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आज हमने इनसे समय लिया है और हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और किस तरह से जीवन में सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं, या इनका बचपन कैसे बीता, इन्होंने शिक्षा कैसे ग्रहण की, और इन्होंने बीएससी कहाँ से की, एमएससी कहाँ से की, पीएचडी कहाँ से की, पोस्ट डॉक्टरेट कहाँ से की, और कैसे ये शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पर आए, इस पर हम चर्चा इनसे कर रहे हैं। तो सर नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ शो में। धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद। तो मैं डॉक्टर गुंजन पुरोहित एज ए एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में काम कर रहा हूँ। तो गौड़ जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई वो गांव के सरकारी स्कूल से हुई। 10+2 मैंने डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के चोपड़ा नामक जगह से किया। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर कैंपस से किया। उसके बाद मैंने पीएचडी भी एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर कैंपस से की। और उसके बाद मैं 2001 में पोस्ट डॉक के लिए आईआईटी दिल्ली चले गया था। वहाँ पे भी मैं 3 साल रहा। उसके बाद कई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का मौका मिला, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मैंने किए। और उसके बाद 2008 में मैं यहाँ पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पद के आया, और 2016 से मैं एज ए एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। वर्तमान में सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, है ना? हाँ, तो असिस्टेंट बच्चों में आपको बता दूं, नौजवानों में आपको बता दूं, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और फिर प्रोफेसर बनते हैं। तो सर इस सेवा में कितने साल के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बनते हैं और फिर एसोसिएट से प्रोफेसर बनते हैं? थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, क्योंकि इसका उद्देश्य भी यही है कि बच्चों को जानकारी हो सके कि कैसे कैसे क्या क्या उसमें पोस्ट होती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोफेसर्स की। तो बेसिकली सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसके बाद ग्रेड पे चेंज होता है, और उसके बाद 9 साल के बाद हम एसोसिएट प्रोफेसर बन पाते हैं, और 9 साल के बाद 3 साल और लगा के हम प्रोफेसर पद पे आ जाते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े जी, और सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप आईआईटी में गए। जी जी। और मुझे जानकारी मिल रही है कि आप विदेशों तक घूम कर आए हैं और बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की आपने और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में जैसे जो आज बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ उन बच्चों से, या ये जानना चाहता हूँ कि उन बच्चों में थोड़ा सा आत्मविश्वास की कहीं कमी रहती है, या कभी वो कमी है, या आपको लगता है कि उनमें कोई कमी रहती है, या सरकारी संस्थान में पढ़ने से, जो सरकारी स्कूल हैं और जो एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले स्कूल हैं, उनमें पढ़ने से और एक सरकारी संस्थान में पढ़ने से क्या थोड़ा व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, आत्मविश्वास में कमी आती है, या उसका आत्मविश्वास बड़ा होता है? ये थोड़ा सा आप सर इस पर प्रकाश डालेंगे। जी जरूर। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से अगर हम 2-3 पीढ़ी पहले की बात करें तो उस समय ज़्यादातर लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल्स नाम मात्र के थे, या वही पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में जिनके पास इकोनॉमिक ग्रोथ जिनकी ठीक थी। लेकिन मैं आज ये देखता हूँ कि जो सक्सेसफुल रेट है सोसाइटी में, पूरे देश में लोगों का, मैं ये देखता हूँ उनमें कि मैक्सिमम लोग गांव के सरकारी स्कूलों से पढ़ के वहाँ तक पहुँचे। हो सकता है कि उनके पास जो कमी रही हो, उन्होंने देखा हो कि ये कमियां हैं हमारे सिस्टम में, हमारे आसपास, उससे मोटिव होके उन्होंने मेहनत की हो।
या उनका कोई पर्टिकुलरली कोई मोटिव रहा हो, उसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और आज वहां तक पहुंच के काम कर रहे हैं। जहां तक आपने आत्मविश्वास की बात की, तो आत्मविश्वास के बारे में मुझे यही कहना है कि आत्मविश्वास सिर्फ कठिन मेहनत से ही प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने वाकई में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है तो उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। आपके जो फंडामेंटल्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर करना होगा, तभी आप में आत्मविश्वास आ सकता है। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो कभी भी आपके अंदर आत्मविश्वास जीवन भर नहीं आ पाएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर कि आत्मविश्वास जो है मेहनत करने से आता है, और फंडामेंटल क्लियर होंगे, अगर ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो स्वयं आत्मविश्वास आप में पैदा होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं। इसी संदर्भ में अभी मुझे याद आया कि मैं माननीय मंगेश घिल्डियाल जी से मिला था, जी जी। जो IAS हैं और रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट भी रहे, और उसके बाद वो चंपावत के जिला मजिस्ट्रेट भी रहे, और आजकल PMO में है। तो उनसे एक बार बहुत पहले जब वो उनकी नियुक्ति हुई थी, और जब उन्होंने, वो भी एक सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में चौथा स्थान प्राप्त करके इस प्रदेश का नाम किया था। तो वो अक्सर यही कहते हैं कि आत्मविश्वास जो है वो बनाने से बनता है और मेहनत करने से सफलता मिलती है। मुझे आपको देखकर, आपकी बात सुनकर उनका ये संदर्भ याद आ गया, तो मैं इसलिए यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। तो सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जो आज के बच्चे हैं जो शिक्षा विभाग में आना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बहुत बड़ी भीड़ है। आपने देखा होगा कि बहुत टफ कंपटीशन है नेट प्राप्त करना, नेट में करना, और उसके अलावा IITs में जैसे आप बात कर रहे हैं, तो आपने IITs में गए, आप वहाँ पढ़े, तो उनको क्या करना चाहिए कि जिससे वो असफलता प्राप्त करें सर? थोड़ा सा ये बता दीजिए प्लीज। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो टीचिंग का काम है वो आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे कठिनतम कामों में टीचिंग का काम आता है। तो पहले तो कोई भी व्यक्ति ये सुनिश्चित कर ले, अपना उद्देश्य बना ले कि मुझे इस लाइन में जाना है, टीचिंग की लाइन में जाना है कि नहीं जाना है। दूसरी बात यह है कि अगर उसको आना है तो उस सबसे पहले वो अपने अंदर धैर्य को समाहित कर ले, क्योंकि बिना धैर्य के इस फील्ड में सफल होना काफ़ी कठिन है। धैर्य आपके अंदर जरूर होना चाहिए, और अगर आपका मोटिव है, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप हार्ड वर्कर हैं, तो आपको जो चाहेगा वो मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं है कि मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, और जो मोटिव है वो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं होगा तो वहाँ चले जाऊँगा, वहाँ नहीं होगा तो वहाँ। अगर टीचिंग में आना तो फिर इसी लाइन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सर, जो कहना चाह रहे हैं वो यही है कि अगर आपको प्रोफेसर बनना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, या प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये एक लंबा रास्ता है, यही कहना चाह रहे हैं सर, लंबा रास्ता है और पढ़ाई मांगती है। तो आप बार बार रास्ते बदलेंगे, कभी यहाँ चले जाएंगे, कभी सोचेंगे मैं ये बन जाऊँ, कभी सोचेंगे मैं वो बन जाऊँ, तो फिर उसमें आपका मार्ग जो है उसमें भटका हुआ जाएगा। अगर आप प्रोफेसर ही बनना चाहते हैं, इसी फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप धैर्य रखें और ईमानदारी से मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका तो विषय भी बहुत टफ है सर, मैं फिजिक्स जैसा विषय जिसमें बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तो सर, आप कैसे अध्ययन की प्लानिंग क्या बनाते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या करते थे, थोड़ा ये बता दीजिए सर। देखिए, जब BSc के बाद मुझे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स पढ़ने का मौका मिला, तो फिजिक्स पढ़ना इतना आसान तो नहीं था, काफ़ी कठिन था। और लेकिन उस समय के टीचर्स, मैं रियली कहूँ तो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेशन किया, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया, और जब वो हम पे इतनी मेहनत करते थे तो हमें भी लगता था कि भाई अब हमें खुद भी सीखना चाहिए। तो बेसिकली सभी टीचर्स, जो मेरे टीचर्स उस समय के रहे, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिनकी मोटिवेशन की वजह से आज हम जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, सिर्फ उनकी मोटिव की वजह से कर पा रहे हैं। जहाँ तक आपने ये कहा कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। जितने आपके अंदर पोटेंशियल है, हर एक व्यक्ति का पोटेंशियल अलग अलग है, तो जितना आपके पास पोटेंशियल है उसका भरपूर उपयोग लेकिन जरूर होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं इस फील्ड में। आपने इस चैनल के माध्यम से अपने गुरुओं का नमन किया, बहुत अच्छा लगा सर कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। तो गुरुओं के सन्मार्ग से ही आज व्यक्ति आगे जाता है। तो मैं भी अपने गुरुओं को यहाँ से प्रणाम करता हूँ सर, कि जिनके कारण मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और एक अच्छे कार्य कर रहा हूँ, और साथ में मैं
गवर्नमेंट के स्टूडियोज से भी मेरे लेक्चर्स चलते हैं। नौजवानों को मैं मोटिवेट करता हूं और नौजवानों तक बात पहुंचाता हूं, उनका मार्गदर्शन करता हूं। तो सर मुझे भी अपने गुरु यहाँ स्मरण हो आए हैं, तो आपने गुरुओं को स्मरण करवाया सर, उसके लिए भी बहुत बहुत अच्छा लगा सर मुझे। सर मैं डॉक्टर गुंजन पुरोहित, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ये मुझे बता दीजिए कि आज के नौजवानों में, आज नौजवानों के लिए अगर आप संक्षेप में कहना चाहें तो सफलता का मूल मंत्र क्या है, सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये आप थोड़ा सा बता दें। देखिए, मेरा सभी स्टूडेंट और सभी बच्चों से एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके अंदर एनर्जी है उसको डिस्ट्रीब्यूट मत होने दीजिए। एक डायरेक्शन में आपके एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्कैटर्ड हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो आपकी एनर्जी किसी काम की नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जो आपका मोटिव है, जो आप चाहते हैं जीवन में, अपनी पूरी एनर्जी उसके पीछे लगा दीजिए। एनर्जी को बचाना बहुत जरूरी है। एनर्जी खर्च तो तुरंत हो जाती है, कहीं भी हो जाएगी, इधर उधर, लेकिन उसको बचा के रखना और एक प्रॉपर डायरेक्शन में उसको ले जाना बहुत जरूरी है। यही सफलता का मूल मंत्र है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो इस तरह से हमने आज बात की, हमने आज चर्चा की डॉक्टर गुंजन पुरोहित सर से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डीएवी पीजी कॉलेज में, देहरादून में। और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और नौजवानों को एक मोटिवेशन मिला होगा। और ऐसे व्यक्तित्व कुछ न कुछ प्रेरणा देकर जाते हैं। जो हमें आज प्रेरणा मिली है या जो नौजवानों को प्रेरणा मिली है, डॉक्टर साहब, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कभी हम आपको किसी अच्छे कार्यक्रम में, अपने आश्रम ने इस कार्यक्रम को इस तरह से कर लिया है, कभी हम आपको स्टूडियो में निमंत्रित करेंगे और आपसे बच्चों, ये नौजवानों से रूबरू करवाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।